इस वीडियो को देखने से पहले जिसने भी इसके पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम उषा को देखते हैं जिसे ग्रैंड माँ पूरी तरह से रेडी कर देती है उसके पहले दिन जॉब पर जाने के लिए। यही रित्सु उसे देख रही है और उषा को पता है कि वो उसे नहीं उसके कपड़ों को देख रही है, पर फिर भी उसे वो काफी अच्छा लग रहा है। और अब वो उस जापानीज रेस्टोरेंट पहुंच जाता है काम के लिए। रेस्टोरेंट की ओनर उसे टैग देती है अयानो कोजी का, मतलब कि रेस्टोरेंट के अंदर सब उसे अयानो कोजी कहकर बुलाएंगे। अब एक बंदा उसे अनुज कहकर बुलाता है और बोलता है तो तुम पुराने वर्कर के बदले आए हो। इस बंदे का नाम यामामोटो होता है, यानी इसका टैग नेम है। और यूसा इसे देखकर ही समझ जाता है कि ये काफी अजीब होने वाला है। वो उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है, जिससे यूसा को लगता है कि नहीं, शायद ये बंदा अजीब नहीं होगा। लेकिन तभी यामामोटो काफी ज्यादा बकवास करने लग जाता है और जिससे यूसा एकदम पक जाता है। तब ओनर यामामोटो को बताती है कि ये अयानो कोजी के बदले आया है, तुम उसे उसका छोटा भाई मान सकते हो। जिस पर यामामोटो और भी ज्यादा बकवास करने लग जाता है कि वो यहाँ पढ़ने चला चुका है और तुम यहाँ उसके बदले आए हो। वो तुम्हारे बारे में हमेशा ही बात करता रहता है, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तभी कुराकावा नाम का दूसरा वर्कर यामामोटो को चुप करा देता है। कुराकावा बताता है कि मुझे यहाँ पर शिनोजी कहा जाता है, यानी इसका टैग नेम है। उषा उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं समर ब्रेक तक यहाँ पर काम करूंगा और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। कुराकावा उषा को समझाता है कि हम यहाँ पर नॉर्मली काम करने वाले हैं, बस हमारे कपड़े अलग हैं और हमारा टैग नेम अलग होगा। उसकी बातें सुनकर उषा को लगता है कि शायद ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी गार्डन स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल है? और तब उषा बोलता है, लगता है मैंने गलती कर दी, ये भी नॉर्मल नहीं है। वो बंदा उषा से बोलता है कि पता तुम्हारी गार्डन स्पीड भी काफी ज्यादा फुल है। उषा को समझ नहीं आता और फिर वो बंदा उसकी गार्डन स्पीड को लेकर काफी डरावनी बातें बोलने लग जाता है। लेकिन यहाँ उषा को कुराकावा की बात सुनकर अपने मिडिल स्कूल की एक लड़की की याद आ जाती है, जो कि हमेशा ही उषा से कहती थी कि देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारी गार्डन स्पीड आ रही है। वो बोलता है कि इसकी बातें सुनकर मुझे हयासी की याद क्यों आ रही है, वो तो ऐसे ही बातें किया करती थी। तभी यहाँ यामामोटो कुराकावा को चुप कर देता है और फिर वो अपनी बकवास करने लग जाता है, जिससे उषा दोबारा पक जाता है। लेकिन ये यामामोटो और कुराकावा में तो आपस में बहस होने लग जाती है अपनी ही बकवास को लेकर, जो कि किसी को समझ ही नहीं आती। उषा उन दोनों की लड़ाई को रोकने लगता है तो वो दोनों उससे ही पूछते हैं कि आखिर तुम किसकी साइड हो। तभी उषा बोलता है कि देखो कस्टमर्स देख रहे हैं, जिससे तीनों शांत हो जाते हैं। अब घर पे ग्रैंडमा पूछती है आखिर तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। जिस पर उषा बताता है कि लगता है मेरी जिंदगी हार्ड मोड में ही स्टक हो चुकी है, मेरी ये कठिन जिंदगी लगता है ऐसे ही रहने वाली है। तभी यहाँ पे मयूमी और भी गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा हार्ड जिंदगी से। और फिर वो अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे दो यंगर जूनियर्स वो दोनों आपस में मेरे पीठ पीछे डबल डेट पे गए और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। तभी रित्सु बोलती है, क्या ग्रुप डेट इतना जरूरी होता है? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। उषा कहता है कि ग्रुप डेट में होता ही क्या है, सारे मिलकर कोरियो जाते हैं। तभी मैं पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है? जिस उषा कहता है नहीं, और मैं जाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तभी उषा को उसके दोस्त तगामी का कॉल आता है। उषा कॉल उठाता है, तभी तगामी चिल्लाकर बोलता है तुम्हें ग्रुप डेट पर आना होगा। और फिर उषा बोलता है, तगामी सुनो, मेरे पीछे एक डेविल है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जो कि मयूमी होती है। मयूमी उसे धर दबोच लेती है। वहाँ से तगामी मैसेज करता है कि क्या तुम किसी अंडरवर्ल्ड में रहते हो क्या, जो ऐसे बोल रहे हो। वो मैसेज बोलता है कि उषा तुम्हें क्या ग्रुप डेट पर आना है। लेकिन यहाँ से मयूमी मैसेज कर देती है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकता। ऐसे ही बहाने मार देती है उसके बदले। तभी मयूमी उषा को बताती है कि एक और मैसेज आया है, जिसमें वो लिख रहा है कि क्या तुम वेस्ट स्कूल में जाते थे, और अगर जाते थे तो वहाँ की एक और लड़की है, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ, क्या तुम उसे पहचानते हो। उषा फोटो देखता है और पहचान ही नहीं पाता, बोलता है कि ये क्यूट तो है। लेकिन तभी सयाका बोलती है, तुम नहीं जानते इस लड़की ने मेकअप करके खुद को क्यूट बनाया है। तभी मयूमी पॉइंट मारते बोलती है, तुम्हारी तरह तुमने भी तो खुद को ऐसे ही बनाया है। सयाका आगे बताती है कि उस लड़की ने नकली आईब्रोज लगा रखी हैं, उसके बाल भी नकली हैं, उसने कलर करा रखा है। और तभी उषा पहचान जाता है कि ये तो हयासी है। और ये जानते ही वो डर जाता है कि आखिर ये इतनी चेंज कैसे हो गई, मैं तो कभी इसके साथ ना जाऊँ। तभी ग्रैंडमा कहती है, गोस्ट विस्पर, अच्छा तो ये वही है। तभी उषा के मजे लग जाते हैं। तभी सामने से मैसेज आता है कि अगर तुम जाओगे तो वो लड़की नहीं आएगी, तो प्लीज उषा तुम मत आना। तभी मयूमी जोर जोर से हंसने लग जाती है, ये सोचते हुए कि चलो मैं ही बेकार नहीं हूँ, उषा भी बेकार है। अगले दिन जॉब पर उषा सोचा होता है कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा, क्या मैं कभी सेंपाई के साथ आके अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ा पाऊंगा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी कुछ न्यू कस्टमर आ जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर वेलकम बोलता है तो देखता है कि ये तो हयासी और तगामी का ग्रुप है। हयासी को देखकर उषा एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ घर पर सभी लोग बोर हो रहे होते हैं, सोचे होते हैं कि उषा क्या कर रहा होगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है, क्यों ना चलो उसे विजिट किया जाए, और सभी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन रित्सु नहीं मानती। तब ग्रैंडमा बोलती है कि वहाँ पर बुक का एक नया कलेक्शन है, जिसके लिए रित्सु एक्साइटेड होकर मान जाती है। और इसके बाद ग्रैंडमा रित्सु को भी उषा की तरह कपड़े पहना देती है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही होती है। और ऑब्वियसली इसे भी ये जबरदस्ती पहनाया गया होगा, पर क्यूट तो लग रही है। या दूसरी तरफ तगामी हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम यहाँ काम करते हो। साइलेंट के हयासी से बोलती है, ये तो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, लगता है तुम्हारा मिलना डेस्टिनी में था। लेकिन हयासी मुंह बनाने लग जाती है। उषा सोचता है कि ये लड़की हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहती थी,
और अब देखो इसको। उषा आराम से बोलता है काफी टाइम बाद मिले हयासी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे चली जाती है। तगामी उषा से माफी मांगता है कि इन सबको यहीं आना था, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन तुम्हारा कपड़ा तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। कुराकावा इनका वेलकम करता है और बताता है कि आपका रिजर्वेशन कहाँ है, लेकिन वो सब उसके मजे लेने लग जाते हैं। बोलते हैं कि हमें बोलो वेलकम मास्टर। कुराकावा यामामोटो और उषा से कहता है ये लोग कितने बदतमीज हैं, इन्हें तो कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। कुराकावा कहता है कि मैं तो उनके पास नहीं जाने वाला हूँ। उषा ही बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे पुराने स्कूल के हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। यामामोटो जाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो अजीब सी बातें कहने लग जाता है कि ये अमीर बच्चे काफी ज्यादा घमंडी हैं। ये सब कहकर वो एक तरह से उन पर चिल्लाने ही जा रहा होता है, पर उषा उसे रोक लेता है। पर तभी उनमें से एक लड़का उषा को ऑर्डर लेने के लिए अंदर बुलाता है, उसके मजे लेने के लिए। यहाँ मायोमी, रित्सु सब आ जाते हैं। रित्सु को तो जबरदस्ती लाया गया होता है, बेचारी आना भी नहीं चाहती थी। बाकी यहाँ उषा से वो सब लोग काफी मजे ले रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने को जी बुलाता है और उस पर हंसने लग जाते हैं। तगामी बोलता है कि ऐसा मत बोलो, लेकिन सब तगामी से ही बोलते हैं तुम इसे ही बुलाने वाले थे ना, अच्छा है तुमने नहीं बुलाया, ये कितना बेकार कितना गधा आदमी है। उसकी काफी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तब एक लड़की हयासी से कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हयासी चिढ़ते हुए कहती है नहीं। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था ना, तो चलो तुम इसके बारे में कुछ बताओ। चलो तुम छोड़ो, उषा तुम ही बताओ। पर तभी हयासी बोलती है ये स्कूल में काफी बेकार था, सब इसे फ्रिक शो कहकर बुलाते थे। उषा मन में बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से, लेकिन हयासी की ये बोलने की वजह से सभी लोग उषा पर ही हंसने लगते हैं, उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, उसको फ्रिक शो कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वो लड़का तो उसे कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करने लग जाता है। बस तगामी को गुस्सा आ रहा होता है और ये सब मायोमी और सयाका बाहर से सुन रहे होते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, और इन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ रित्सु भी सब कुछ सुन रही होती है और उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उषा सोचता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे इनका ऑर्डर लेना है, पर ये सब हंस रहे हैं, मुझ पर ही हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, रात तक ही ऐसे हंसने वाले हैं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं कुछ नहीं करूंगा। शायद जब घर जाऊं तो सेम्पाई की स्माइल देख के मेरा मूड ठीक हो जाएगा। वो काफी डिप्रेस्ड था। तभी पीछे से सेम्पाई की आवाज आती है उषा सुनो। वो पीछे मुड़कर देखता है और सेम्पाई रित्सु को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, उसके कपड़े देख के हैरान हो जाता है और सोचता है ये तो काफी क्यूट लग रही है। रित्सु बोलती है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी आकर हमारा ऑर्डर ले लो, प्लीज जल्दी आना। सब रित्सु को देख के हैरान होते हैं। उषा तो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। रित्सु उषा को जल्दी आने के लिए बोलती है। तभी एक लड़का उसका ही मजाक उड़ाता है और बोलता है कि क्या ये कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? उषा गुस्से से बोलता है मेरा मजाक उड़ाओ चलेगा, उनका नहीं। तभी रित्सु बोलती है हाँ है ये स्पेशल रिक्वेस्ट, मैंने करी है, तुम नहीं कर सकते, आ जाओ उषा जल्दी आना। और चली जाती है। सब देखते ही रह जाते हैं और तभी यहाँ पर मायोमी और सयाका भी आती है और उषा को पकड़ लेती है और बोलती है आखिर तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और ये देखकर बाकी लड़के एकदम ब्लश और एकदम जेलसी फील करने लगते हैं। तब मायोमी हयासी को पॉइंट कर बोलती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो गलत करे और दूसरों पे इल्जाम लगा दे। और तब सयाका हयासी के पास जाती है और बोलती है तुम्हारे ऊपर कुछ लगा है। सभी डर जाते हैं। सयाका माफी मांगते हुए दिखाती है कि सॉरी ये तो तुम्हारी नकली आईब्रो थी, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ से मायोमी उषा को ले जाती है और समझाती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है। उषा बोलता है कि हाँ पर मुझे लगा कि हयासी काफी डरी हुई है। तभी मायोमी बोलती है ये सब छोड़ो, चलो रित्सु को ढूंढते हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब वो पहुँचते हैं कि शिरो बताता है कि रित्सु तो यहाँ से चली गई है और उषा उदास हो जाता है कि मैं लेट हो गया। तब ग्रैंडमा शिरो बताते हैं कि वो आई, वो काफी गुस्से में थी। वो थोड़ी देर बैठी और फिर काफी शर्मा गई और बोली कि मैं घर जा रही हूँ। तब उसे याद करता है उन्हें नफरत है किसी स्ट्रेंजर से बात करने में, लेकिन मेरे लिए उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने मेरे लिए किया। वो शर्मा गई होंगी, उन्हें काफी एम्बैरेस फील हुआ होगा। इसके बाद उषा वापस से यामामोटो और कुराकावा के पास जाता है। दोनों ही बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या उन लोगों ने तुम कुछ उल्टा बोला, तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। पर उषा तो असल में शर्मा रहा था सेम्पाई को याद करते हुए और वो बोलता है मुझे सेम्पाई काफी पसंद है, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। यहाँ हम रित्सु को देख रहे होते हैं जो कि भाग रही होती है। सभी उसे देख रहे होते हैं और वो बोलती है कि मुझे काफी शर्म आ रही है, मैं तो इस शर्म से ही मर जाऊंगी। अब रात को घर पर उषा खाना खा रहा होता है जो कि उसका फेवरेट खाना होता है और वो रित्सु के बगल में बैठा होता है, जहाँ वो ग्रैंडमा का शुक्रिया कर रहा होता है इन सभी चीजों के लिए। तभी रित्सु उषा से बोलती है क्या तुमने मेरी दी हुई बुक पढ़ ली? लेकिन उषा बताता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। रित्सु बोलती है मैंने उम्मीद ही करी थी, वैसे उनमें से एक ब्लू वाली बुक होगी जिसे जरूर पढ़ना, वो काफी मजेदार है। उषा बोलता है अगर आपने बोला है तो सच में मजेदार होगी, तो मैं आज उसे पढ़ लूंगा। अब अगली सुबह तगामी उषा को कॉल करता है और मियामी के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन उषा कहता है कि उसके बारे में मत सोचो, वो तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर कर देगी। और फिर वो मियामी की तरफ देखता है जो कि शिरो के कंधों पर बैठी होती है और बेवड़ी की तरफ पी रही होती है। वो उषा को भी अपने पास बुलाती है और इसके बाद यहाँ पर सयाका और रीचन आ जाती है और वो दोनों देखते हैं कि मियामी उषा और शिरो की बैंड बजा रही है। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है,
तो वो मियामी उदास होकर बताती है कि मेरे ऑफिस में मेरे से 1 साल बड़ी लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका है और ये मुझे काफी इरिटेट कर रहा है और काफी परेशान कर रहा है। तो सयाका उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम हो ही इतनी बेकार, जिस पर शिरो बोलता है कि मैं भी बेकार हूँ। और फिर इस पर मियामी शिरो को ही मारने लग जाती है। सयाका उससे पूछती है कि आखिर तुम शिरो के कंधों पर क्यों बैठी हो, जिस पर मियामी बताती है कि मैंने टीवी में देखा था कि जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो किसी के कंधों पर राइड करो, और शिरो यहाँ पर सबसे बड़ा है तो मैं इसके कंधों पर बैठ गई, और वैसे भी मुझे तो सबको नीचे देखकर काफी मजा आ रहा है। ये सुन उसा बोलता है कि मुझे इसकी मदद नहीं करनी, मुझे इसका मूड ठीक नहीं करना। तब मियामी बोलती है कि मैं शिरो को इसलिए मार रही हूँ क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा अलग है, काश हमारा दिमाग भी ऐसा होता तो मैं खुश रह पाती। फिर वो बताती है कि ऑफिस के अंदर सब लोग अपने कपल वाले स्टिकर लगाते हैं और अपनी स्टोरीज बताते हैं, जो सुनकर मुझे काफी जेलसी और गुस्सा भी आता है। वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। ये सब बोलते हुए उसे गुस्सा आ जा रहा होता है और वो शिरो को बाल पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारे भी जा रही होती है। मैं बोलती है कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि वो हमेशा साथ रहेंगे, कपल वाले स्टिकर लगाते हैं, वो लोग तो कभी साथ नहीं रहते। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ मियामी का मूड ठीक करने के लिए गिटार ले आती है, पर सयाका देखती है कि उसके ऊपर भी कपल वाला स्टिकर चिपका है। और फिर वो मियामी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि देखो, जो लोग स्टिकर चिपकाते हैं और फॉलोअर साथ रहने की बात करते हैं वो साथ कभी नहीं रहते। अब मियामी शिरो के कंधे से अपनी छत पर चढ़ जाती है। ऊसा और ग्रैंड माँ उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन मियामी गिटार लेकर बोलती है अब ये मेरा कॉन्सर्ट है और मैं अपनी वॉइस के थ्रू अपना गम सब कुछ तुमसे शेयर करने वाली हूँ। ऊसा बोलता है कि क्या ये जरूरी है। तब ग्रैंड माँ वहीं बैठ जाती है और बोलती है कि हम कुछ कर नहीं सकते तो चलो उसका गाना ही सुन लेते हैं। और मियामी गाने में अपना गम गाने लग जाती है कि मेरी एक दिन शादी होगी, हम जंगल में रहेंगे। पता नहीं कैसा ही गा रही है भाई। और ग्रैंड माँ उसकी तारीफ करती है कि अच्छा गा रही हो। ऊसा बोलता है कि ऐसा मत बोलो, वो और गाएगी। ऊसा रित्सु के पास जाता है और बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि आप इस सिचुएशन में बुक पढ़ पा रही हो। रित्सु बताती है कि मुझे आदत है। रित्सु बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा। ऊसा बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहा करता था वहाँ भी ऐसी नॉइस आया करती थी तो मैं वहाँ भी उनकी मदद कर दिया करता था, मुझे ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना आती हैं। इस पर रित्सु बोलती है कि तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड नहीं बन जाते। ऊषा रित्सु से पूछता है कि आप कैसी थी जब आप यहाँ पर आई थी। रित्सु बताती है कि मैं अपनी मदर के साथ आई थी, मैं हमेशा ही शांत थी, फिर मेरी मदर को काम के लिए समुद्र पार जाना पड़ा और फिर यहाँ अजीब अजीब लोग आकर रहने लगे। यहाँ रहते रहते मुझे बुक पढ़ने में और ही मजा आने लगा है और मैं बहुत ज्यादा बुक पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ मियामी 20 से भी ऊपर के सॉन्ग गा देती है और अभी भी उसका दुख कम नहीं होता। और रित्सु से बोलती है कि चलो अब दूसरी बुक पढ़ती हूँ। अब तक रात हो चुकी थी। मियामी अब बोलती है मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली और डिप्रेस हो चुकी हूँ, कोई चाहिए मुझे जो मेरी बात सुने। और ऊषा को लगता है कि ये सच में कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो चुकी है, कुछ सही नहीं लग रहा। मियामी बोलती है कि मैं इतनी डिप्रेस हूँ, ये सब कुछ मेरे पहले बॉयफ्रेंड की गलती है, सब कुछ वहीं से चालू हुआ, उसी की गलती है। सबको डर लगता है कि ये कुछ कर ना दे और इसलिए सब उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं। लेकिन मियामी बोलती है तुम सबको लगता है ना कि मैं बेकार हूँ। तब सयाका कर बोलती है हाँ तुम बेकार हो, लेकिन हम तुम्हें तब भी पसंद करते हैं, तुम काफी अच्छी हो। तब शिरो बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ग्रैंडा बोलती है हाँ तुम सच में काफी अच्छी हो मियामी, तुम जहाँ भी रहती हो वहाँ खुशी का माहौल आ जाता है, जिंदगी अच्छी हो जाती है, हम सब तुम्हें काफी पसंद करते हैं, तुम काफी अच्छी हो। और अब चलो नीचे आ जाओ। मियामी रोते रोते नीचे आ जाती है। रात का समय होता है। तभी ऊषा को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उठ जाता है। बाहर आकर सिचुएशन देखता है तो रित्सु भाग कर आती है और उससे टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तभी ऊषा मियामी को भी देखता है और बोलता है कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियामी ऊषा को मार रही है, उसका मुंह फोड़ रही है, बोल रही है कि क्या तुमने रित्सु के कमरे में झांका है, इसलिए वो चिल्लाई। पर रित्सु से रोकती है और बताती है कि मैं अपने बेड पर थी और बुक पढ़ रही थी और जैसे ही मैंने पेज पलटा तो उसके बीच में एक सेंटीपीड था और मैं डर गई। और वो ऐसा बोलकर चिल्लाती है जिससे सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो ऊषा सबको शांत कराता है। मियामी इमेजिन करके बोलती है कि वो कितना गंदा रहा होगा। ऊषा बोलता है कि चलो कुछ अच्छा इमेजिन करो। अब रित्सु आगे बोलती है मैंने उसको बुक में ही बंद कर दिया और बुक फेंक कर जल्दी से भाग गई। मैं सीधा ग्रैंड माँ के रूम में गई मदद मांगने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर एक डरावनी डॉल देखी और काफी सारी डरावनी डॉल थी जिससे मेरा मुंह ही बंद हो गया। और इसके बाद रित्सु गई मियामी के रूम में, वो उसे उठाने गई पर वो उसके ऊपर ही गिर गई। तभी मियामी ने पूछा कि रीचन क्या हुआ। तब रित्सु ने अपने हाथ में उसे सेंटीपीड दिखाया जो कि मियामी को सही से दिखा नहीं और वो डर गई और फिर दोनों ही चिल्लाई और फिर मियामी और वो बाहर भाग आई। ऊषा बोलता है तो ये बात है, वैसे यहाँ पर सेंटीपीड कुछ ज्यादा ही है। अब वो लोग बात करते हैं कि ये लोग बारिशों में ज्यादा सेंटीपीड निकलते हैं और यहाँ पर अगर ग्रैंड माँ होती तो वो इन सबको मार देती, लेकिन वो कहीं गई है और कल सुबह तक ही आएंगी और मुझे नहीं पता कि सेंटीपीड को कैसे मारते हैं। मैं बोलता है कि रित्सु का क्या होगा, वो तो अपने कमरे में सो ही नहीं सकती। तभी रित्सु बोलती है कि मैं यहीं सो जाऊंगी। तब सिर्फ एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम सेंटीपीड को दोनों तरफ से टेप से बांध दे और फिर उसमें पत्थर से कुचल दूं और एक अच्छा हथियार बन जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन अगली सुबह वो वापस ठीक हो जाएगा और इससे सब डर जाते हैं। रित्सु काफी डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ और शिरो बोलता है कि अगर हम कार्ड भी देंगे तो वो वापस वैसा हो जाएगा। सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या
क्या करें। और रित्सु मियामी का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तो अपने कमरे में सो भी नहीं पाऊंगी, क्या तुम लोग उसे मार नहीं सकते हो। उषा बोलता है कि हमने कभी उसे पहले मारा नहीं। तब रित्सु काफी इमोशनली उषा को ब्लैकमेल करती है कि तुम उस सेंटीपीड को मारो, और वो ब्लैकमेल हो भी जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसे मारूंगा। और उसको मारने के लिए ये लोग पूरी प्लानिंग बना लेते हैं। गर्म पानी हाथ में रख लेते हैं, एक पॉलिथीन रख लेते हैं और गर्ल्स एरिया में घुस जाते हैं। मियामी बोलती है कि क्या तुम मेरे कमरे में चल सकते हो एक बार, मुझे अपने ग्लासेस लेने हैं, कुछ दिख नहीं रहा। सबके मना करने के बावजूद वो उसी कमरे में जाते हैं और इतना गंदा रूम देख कर उषा बोलता है, मुझे तो आशा ही थी इसे। मियामी बोलती है कि तुम मेरे रूम को चेक क्यों नहीं कर रहे, पर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं ये बोलकर कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा सिवाय गंदगी के अलावा। अब सारे पहुंचते हैं रित्सु के रूम में और उसका रूम देखकर उषा बोलता है, ये तो पूरा बुक शॉप लग रहा है। इतनी बुक्स देखकर शिरो बोलता है कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, लेकिन रित्सु बोलती है बिल्कुल भी नहीं। अब रित्सु इशारा करके बोलती है कि देखो उस बुक के अंदर मैंने उस कीड़े को छोड़ा था। उषा बोलता है तो चलो रेडी हो जाओ। उषा जैसे बुक खोलता है तो सेंटीपीड अंदर होता ही नहीं है और मियामी बोलती है, मेरे को पता था वो चला गया और तुमने ऊपर से दरवाजा भी खुला छोड़ा है, कहीं वो मेरे रूम में चला गया तो। वो शिरो को पकड़कर अपने साथ ले जाती है अपना कमरा चेक करने के लिए। रित्सु और भी डर जाती है। उषा बोलता है कि कोई नहीं, और वो काफी देर तक उसे कमरे में छानबीन करते हैं और रात काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उन लोग को कुछ नहीं मिलता। वो लोग बाहर आ जाते हैं। उषा टॉर्च ऊपर करता है और कुछ चीज देखकर डर जाता है, पर फिर वो बताता है कि कुछ भी नहीं है। रित्सु बोलती है कि मुझे लग रहा है कि वो मेरे आसपास ही है, मुझे गर्म पानी निकाल लेना चाहिए। और तब उषा देखता है कि वो तो रित्सु के पीछे ही है। वो पैनिक हो जाता है कि मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि अगर मैंने रित्सु को बताया तो पैनिक हो जाएगी और अगर मैंने कुछ किया तो वो उसे डंक न मार दे। वो कोशिश करता है कि वो जितनी हो जल्दी हो सके उसे हटा दे वहाँ से, लेकिन रित्सु उसे देख लेती है और बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और अब उसे पता चल जाता है कि उसकी पीठ के पीछे कुछ रेंग रहा है। वो काफी डर जाती है और भागने लगती है और उसका ढक्कन खुला होता है। सारा गर्म पानी उसके ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन उषा बीच में आकर रित्सु को पकड़ लेता है और सारा गर्म पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो रित्सु से बोलता है कि सेंपाई सब कुछ शांत है, सब ठीक हो गया है, आप शांत हो जाइए, वो चला गया है। वो रित्सु को छोड़ता है और माफी मांगता है कि मैंने आपको पकड़ा और चला जाता है। यहाँ वो सेंटीपीड मियामी के बगल में गिरता है। वो डर जाती है। तब एक हाथ आता है और उसे गर्म पानी छीनता है। फिर वो पर्सन उसके ऊपर गर्म पानी डालता है, उसे पॉलिथीन में पैक करके शिरो को मार कर बोलता है कि जाओ इसे बाहर फेंक दो। और हम देखते हैं कि ये तो सयाका होती है। सयाका बताती है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आई हूँ और वैसे इन कीड़ों को मारने का काम मैं ही करती हूँ। अब सही बोलते हैं कि हम काफी थक चुके हैं तो हम अपने रूम में जा रहे हैं। तभी सेंपाई उषा के हाथ को देखती है जो जल चुका होता है। उसे बुरा लगता है। वो उषा को रोकती है और झट से आइस बैग लाकर उसके हाथ पे रगड़ देती है और उसे सॉरी बोलती है और फिर थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। अगला दिन होता है और मियामी दोबारा बेवड़ी बन जाती है और उदास हो जाती है। उषा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कल हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा। तभी उससे मिले तगामी आ जाता है। उषा बोलता है कि तुम्हें हमारा पता कैसे चला। वो बताता है कि मैंने पुलिस से पूछा, पता नहीं वो लोग कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। खैर यहाँ वो मियामी से मिलने आया था, लेकिन उषा बोलता है कि चले जाओ, ये सही टाइम नहीं है। और तभी यहाँ से मियामी गुजरती है और तगामी उसे देख लेता है और उसको देखता ही रह जाता है। वो मियामी से बोलता है कि हेलो, मैं उषा का दोस्त हूँ, क्या हम लोग कहीं बाहर चल सकते हैं, हम सभी या फिर सिर्फ हम दोनों। और पता नहीं कैसे मियामी का मूड ठीक हो जाता है और उससे मजे लेने लग जाती है। और यहाँ उषा बाकी तो सोचते हैं कि कल का हमारा दिन पूरा वेस्ट गया इसको सही करने में। इसके बाद उषा तगामी को भगा देता है और फिर मियामी से बोलता है कि तुम ना उसके साथ मजे मत लो। मियामी बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजा कर रही थी, वैसे काफी टाइम हो गया किसी ने मेरी पर लाइन नहीं मारी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं किसी यंगर बॉय को डेट कर लूँ। वैसे वो कितना साल का है। उषा बताता है कि अभी वो 15 का होने वाला है और ये सुनकर मियामी बोलती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल डेट नहीं करूंगी। फिर यहाँ सयाका आ जाती है और फिर से दोबारा से इन सब लोग के बीच मौज मस्ती चालू हो जाती है। अगले दिन उषा रित्सु की दुई बुक्स को ही पढ़ रहा होता है तो मियामी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और अब उषा बोलता है मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। मियामी पूछती है आखिर क्यों, तुम्हें सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं। पर उषा बोलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफी वियर्ड हैं। मियामी बोलती है कहीं ये तुम हयासी की वजह से तो नहीं बोल रहे। जिसे उषा बोलता है कि नहीं, वो वजह नहीं है। यहाँ शिरो कुछ बना रहा होता है कागज के ऊपर और यहाँ मियामी उषा को बताती है कि रित्सु तो सुबह सुबह ही लाइब्रेरी चली गई, जिस पर उषा बोलता है कि तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और अब वो भी अपने पार्ट टाइम जॉब पर आ जाता है। उषा मन में सोचता है कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, मैं यहाँ कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। और तब वो देखता है कि यामामोटो और दूसरा बंदा बुक्स को रख रहे होते हैं। उषा पूछता है कि ये बुक्स कहाँ से आई, जिसमें वो बताते हैं कि ऑनर्स ने लाई है, अब हम पढ़े लिखेंगे और कामयाब इंसान बनेंगे। और ये बकवास सुनकर तो उषा का दिमाग हिल जाता है और सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पे कंफर्टेबल हो कैसे सकता हूँ। अब वो भी बुक्स को शेल्फ में रखने लग जाता है और सोचता है कि सेंपाई को भी बहुत पसंद है बुक पढ़ना, अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें काफी मजा आएगा। अब सारी बुक रखने के बाद एक जगह खाली बच जाती है। ऑनर सोचती है कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, नई बुक्स को हम रख नहीं सकते। उषा बोलता है कि इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और हम घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर रित्सु अभी घर पहुंची होती है और तभी ग्रैंडमा उसको फोन देते हुए बोलती है कि मेरी दोस्त का फोन आया है जहाँ उषा काम करता है, वहाँ कुछ बुक्स की कमी है, तो क्या तुम कुछ बुक्स दे सकती हो जिन्हें तुम रख नहीं सकती। इसके बदले वो तुम्हें फ्री टिकट देंगे वहाँ रोज बुक पढ़ने जाने के लिए। और ये सुनकर तो रित्सु एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ ऑनर उषा को बताते हैं कि वो मान गई है, वो बस आ रही है, शिरो ला रहा है उनकी सारी बुक्स। उषा को लगता है कि शिरो के पास कार है तो वो बाहर वेट करने लग जाता है कि वो लोग कब आएंगे। और तब उसे एक कार दिखती है, उसे लगता है कि उसके अंदर शिरो है, लेकिन नहीं, वो कार चली
जाती है और तब उसके पीछे शिरो एक रेडी लेकर आ रहा होता है और उषा का इंतजार कुछ ज्यादा ही वेस्ट हो जाता है। अब रित्सु अंदर चली जाती है और काफी सारी बुक्स को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही होती है। इसके बाद उषा उसके लिए चाय लाता है और देखता है कि वो बुक्स में बिल्कुल खो चुकी है और वो सोचता है कि ये कितनी प्यारी है। तब वो बाहर शिरो को देखता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिरो बताता है कि मैं धूप सेक रहा हूँ। उषा बोलता है इतनी गर्मी में। खैर उषा के जाते ही शिरो यहाँ पर हयाशी को देखता है और पूछता है कि तुम तो वही लड़की हो ना हयाशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब वो बताती है कि मैं यहाँ शिरो से माफी मांगने आई हूँ जो भी मैंने उस दिन करा, पर मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं ये करूंगी कैसे। तब शिरो बोलता है थोड़ी देर पहले ही मैं अपने धूप के मजे ले रहा था, लेकिन इतनी गर्मी को देखकर उषा ने मेरे लिए ये ठंडा पानी छोड़ा है। तुम इसका मतलब समझती हो, वो बहुत काइंड है। हर्ष स्कूल टाइम का बताती है कि स्कूल टाइम में मैं नई नई कहानियां लाती थी और उषा उन्हें ध्यान से सुनता था, पर एक दिन मैंने सुना कि कुछ लड़कियां बोल रही हैं कि हयाशी चॉकलेट्स जिसको भी देगी वो काफी बदनसीब होगा, वो पक्का उषा ही होगा, क्या करे उसे झेलना पड़ता है। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी उषा पीछे से आ जाता है हयाशी के और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हयाशी बताती है कि मैं एक नई स्टोरी लाई हूँ। उषा बोलता है कि प्लीज आराम से सुनाना, मुझे डर लगता है, और हाँ ये कहानियां तुम दूसरी लड़की को मत सुनाना, वो डर जाएंगी। लेकिन वो जानता है कि वो लड़कियां इसका मजाक उड़ाएंगी, इसीलिए इसे मना करता है दूसरों को ये कहानी सुनाने से। हयाशी बोलती है कि उस दिन जो भी मैंने उषा के साथ किया वो मैंने बहुत गलत किया। तभी उषा विंडो खोलकर बोलता है शिरो बहुत हुआ, अब अंदर आ जाओ, काफी धूप हो रही है। और तभी वो हयाशी को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हयाशी उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी स्कूल टाइम में काफी मदद करी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे रियली माफ कर दो। उषा उसकी बातें सुनकर उसे स्कूल टाइम की याद आ जाती है और बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हयाशी रोने लग जाती है। तब मैमी बताती है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो चुका है। हयाशी बोलती है क्या ये वाटरप्रूफ नहीं था। मैमी उषा को मारती है और डांटती है, बोलती है तुम्हें इतना भी काइंड नहीं बनना चाहिए, उसने इतना कुछ किया और तुम उसे ऐसे ही माफ कर दोगी। रित्सु देखो ये क्या कर रहा है, पर वो देखते हैं कि रित्सु तो बुक पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी है। उषा हयाशी को अंदर बुलाता है। हयाशी बोलती है कि क्या तुम मुझे इतनी आसानी से माफ कर दोगे, मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है। उषा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, पर लोग मेरी भी मदद करते हैं। उस दिन अगर सेंपाई नहीं आती तो जो तुमने मेरे साथ किया वो मुझे कुछ ज्यादा ही हर्ट करता, मेरा दिल टूट जाता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता। पर वो लोग आए और उन्होंने मेरी मदद करी। हयाशी अपना मुंह साफ करने जाती है जहाँ पर मयामी और सयाका एक साथ आकर बोलती हैं तो तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। हयाशी बोलती है कि नहीं, बस वो लड़का मेरे टाइप का नहीं था, मैं बहुत क्यूट दिखती हूँ, मैं कोई सा भी पटा लूंगी। पर वो दोनों बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिखती हो। तभी यहाँ कुराकावा आता है और हयाशी को एक चीज देते बोलता है कि ऑनर आपकी थैंक्स है, और वैसे तुम्हारी गार्डन स्पीड कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और हयाशी भी गार्डन स्पीड सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी की तरह था और अब ये थोड़ी ब्लश करने लग जाती है। यहाँ रित्सु घर आ जाती है, उसका मूड थोड़ा खराब था। उषा पूछता है आखिर सेंपाई कहाँ गई। सब बताते हैं कि वो चली गई और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उषा रित्सु से पूछा होता है कि ये कितना फनी पार्ट था ना। जैसा बोलती है हाँ, उसने उसे कैसे ट्रिक करा। पूछता है तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, और सेंपाई उसे बता रही होती है। पीछे से मयामी और शिरो पूछते हैं आखिर तुम क्या लिख रहे हो, क्या तुम कुछ गंदी नॉवेल लिख रहे हो, कहीं तुम्हारी नॉवेल का नाम फर्स्ट टाइम तो नहीं। उषा बोलता है गधो अपना मुंह बंद करो, मैं बस अपना बुक का रिव्यू लिख रहा हूँ, ये मेरा समर होमवर्क है। और वो रित्सु को देखता है जो इससे काफी एक्साइटेड होती है। उषा उन्हें बताता है कि कैफे के अंदर काफी सारे अच्छे रीडर्स आते हैं, तो वो पूछते हैं कि हयाशी भी आती है। वो बोलता है हाँ, क्योंकि वो भी स्कूल टाइम में काफी अच्छी रीडर हुआ करती थी। इस बात से ना तो म्यामी और ना ही रित्सु खुश लग रहे होते हैं। मैं बोलती है ये कुछ ज्यादा ही नाइस नहीं बन रहा है। शिरो कुछ हरकत करता है जिस पर रित्सु बोलती है कि तुम अभी रूम से निकल जाओ, और तब यहाँ चिनात्सु आ जाती है। वो शिरो से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैंने सोचा कि तुम लोनली फील कर रहोगे, तो क्या तुम मेरा सारा समर होमवर्क कर सकते हो, सारे प्रोजेक्ट। और शिरो इसके लिए मान भी जाता है। पीछे से म्यामी बोलती है ये सच में पागल है पूरा, अब क्योंकि चिनात्सु आई है तो वो कुछ ना कुछ तो मजेदार करने ही वाला है। तो यहाँ पर वो मर्ड को ले लेता है। वो सब बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा खाना है। फिर वो बताता है कि हम यहाँ पर गोल्डन बोल बनाने वाले हैं, और ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि रित्सु भी। और अब तीनों के तीनों शिरो से सीख रहे होते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। शिरो स्टेप बाय स्टेप बताता है, लेकिन इन लोगों से होता ही नहीं है। रित्सु हर चीज आराम से फॉलो कर रही थी, लेकिन मयामी हर चीज गड़बड़ कर दे रही थी। इन द एंड ये सब बनाकर उसे सूखने के लिए रख देते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद चिनात्सु पूछती है कि सयाका, उषा और ग्रैंडमा कहाँ गए हैं। वो बताते हैं कि ग्रैंडमा तो कहीं गई हुई है, उस अपने काम पर गया है, और सयाका पक्का किसी लड़के के साथ गई होगी। इसके बाद शिरो बताता है कि म्यामी तुम्हारा बोल तो टूट चुका है, और सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। और तब शिरो बोलता है अब टाइम आ चुका है इसे चमकाने का। सभी लोग चमकाने में अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, और तब यहाँ चिनात्सु रित्सु से पूछती है कि आखिर आप उषा के साथ डेट पर क्यों नहीं जाती। रित्सु पूछती है आखिर तुम्हारा इसका कहने का मतलब क्या है। चिनात्सु बताते हैं कि मैं देखा था टीवी पर फायरवर्क्स देखने के बाद वो लोग एक हो जाते हैं। रित्सु बोलती है ना तो मुझे फायरवर्क पसंद है और ना ही मैंने देखा है, और वैसे भी उषा और मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिनात्सु बोलती है कि आपको सच में पता है, मैं तो श्योर हूँ कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जिस तरह से देखता है वो पक्का आपसे प्यार करता है। म्यामी बोलती है क्या इस बच्ची ने बोल दिया, उसके मुंह पर बोल दिया, सयाका भी नहीं बोल पाई जो इसने बोल दिया। तब रित्सु बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत हो, उषा बस बहुत ज्यादा ही अच्छा है, वो लोगों की केयर करता है, लोग चाहे जितने अजीब हो वो उन्हें छोड़ता नहीं, उनकी हमेशा ही मदद करता है। और मैं तो कुछ खास नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ। मयूमी दूर से अपने बाल पकड़ते बोलती है ये मान क्यों नहीं लेती कि वो इसे पसंद करता है। चिनात्सु बोलती है अच्छा, ऐसे मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं, लेकिन जरा
सोचिए कि अगर ऊषा कैफे के अंदर किसी और लड़की की इस तरह से केयर करने लग जाए और फिर वो देखती है कि रित्सु थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। वो बोलती है, देखा आपको जेलसी हो रही है, आप जेलस फील कर रही हो। रित्सु ब्लश करते हुए बोलती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। शिनात्सु बोलती है, सोचिए अगर आप दोनों डेट करने लग जाओ। रित्सु बोलती है, मैं पुलिस को बुला लूंगी, और अगर वो मियोमी को डेट करे तो मैं मियोमी के लिए पुलिस बुला लूंगी। मियोमी बोलती है, मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही, तुम बंद करो। शिरो बोलता है, अच्छा तो तुम क्या सोचती हो। तो मियोमी उसे खींचकर एक पंच मारती है और शिरो हवा में उड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ चिनात्सु रित्सु को परेशान कर देती है, बोलती है कि बताओ ना, प्लीज बताओ ना आप क्या बोल रही चाहती हो। अब उषा शाम को घर आता है, चिनात्सु को देखकर बोलता है, काफी समय बाद देखा तुम्हें। चिनात्सु बोलती है, हाँ मैंने भी काफी समय बाद देखा। मियामी पूछती है, क्या आज हयाशी आई थी। वो बोलता है, हाँ वो आई थी और आज तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। वो रित्सु से बोलता है, सेंपाई कुछ हुआ है क्या, आप ऐसे क्यों बैठे हो। और वो पीछे मुड़कर गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। उषा डर जाता है, सोचता है आखिर क्या हो गया। रित्सु अपने कमरे में चली जाती है और उषा सोचता है आखिर मैंने करा क्या। उषा बार पूछता है, आखिर हुआ क्या, मुझे कुछ बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया। मियामी बोलती है, अगर तुम 1-2 घंटे पहले आए होते तो तुम्हारे मजे हो जाते उषा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ग्रैंड माँ जाती है और वो कुछ स्पेशल ब्रेड लाई होती है, जिसे देखकर चांसू बोलती है, ये काफी मजेदार है। ग्रैंड बोलती है, क्या तुम इसे बनाना चाहोगी, मेरे पास इसके लिए आटा रखा है। और बोलती है, हाँ मैं जरूर बनाना चाहूंगी। अब एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रित्सु और मियामी देखते हैं कि उनकी मड बॉल टूट चुकी है और उसे अब भी बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। अगले दिन सभी लोग पेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन कौन सा पेट्स पसंद है। सब बोलते हैं कि मुझे कैट, डॉग या किसी को रैबिट पसंद होता है। उषा रित्सु से पूछता है कि आपको क्या पसंद है, जिस पर रित्सु बोलती है कि मुझे सभी पसंद है। तब ग्रैंडा बताती है कि इसे डॉग पसंद है। उषा ही बोलने वाला होता है कि मुझे डॉग पसंद है, पर सया का बीच में आ जाती है और बोलती है, इसे भी डॉग पसंद है। और इससे रित्सु दोबारा इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पसंद, तुम मेरा पीछा छोड़ो, और यहाँ से चली जाती है। अब सारे लोग उषा के मजे लेने जाते हैं और उषा सोचता है कि काश इन लोगों की कोई कमजोरी होती, काश सया की कोई कमजोरी होती जो मुझे पता होती। तभी डोरबेल बजती है और सयाका गायब हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं और दरवाजे पर सयाकी की दोस्त सुमिको आई होती है। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सयाकी की दोस्त बताती है कि यहाँ मेरे स्कूल का रीयूनियन होने वाला है, तो मैं बस देखने आई हूँ कि तुम कहाँ रहती हो और कैसे रहती हो। सयाका बोलते है, तुमने देख लिया ना, तो अब जाओ। लेकिन वो बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर एक रात रह सकती हूँ। वो बोलती है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पीछे उषा और मियामी उस पर हंस रहे होते हैं। सयाका पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस मिला कैसे। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम से मैंने पूछा। यहाँ सुमिको आ जाती है और उसे रहने देती है एक नाइट, और वो बताती है कि ये सयाका की दोस्त है, जिससे उषा और मियामी हैरान होते हैं कि ये उसकी दोस्त है। गर्ल्स एरिया में चलते हुए बैटवुड को देखकर सयाका की दोस्त बोलती है कि मुझे याद आया, सयाका इन सबको मिडिल स्कूल में यूज किया करती थी। ये सुन उषा और मियामी की फट जाती है। सयाका की दोस्त बताती है कि नहीं, वो किसी को मारती नहीं थी, वो दीवार तोड़ती रहती थी और उसके सपने के बारे में कुछ बताने वाली होती है कि सयाका उसका मुंह बंद कर देती है। यहाँ बार बार सयाका की दोस्त सयाका के बारे में कुछ न कुछ बोलने वाली रहती है, कुछ न कुछ पुरानी बातें बोलने वाली रहती है, लेकिन सयाका हमेशा उसका मुंह बंद करा देती है। लेकिन यह उषा बोलता है, मिल गई एक ऐसी पर्सन जो कि सयाका की कमजोरी है। और अब वो दोनों मिलकर सयाका की दोस्त को अपने साथ ले जाते हैं। बोलते हैं कि चलो बैठकर बातें करते हैं और तुम हमें कहानी बताना सयाका के बारे में। सयाका रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, और अब सब बैठकर सयाका के ऊपर हंस रहे होते हैं। सुमी को उसकी कहानी सुना रही होती है, उसके बचपन की। वो बताते हैं कि सयाका ने मुझे घर बचाया था, पता है बचपन में। लेकिन तब मियामी बोलती है, हमें ये कहानी नहीं सुननी, हमें कोई ऐसी कहानी बताओ जिसके अंदर सयाका की बेइज्जती हो। परसों उसकी दोस्त बोलती है, पहले तुम कहानी तो सुनो। वो बताती है कि वो दीवार तोड़कर आई थी। तब सयाका बोलती है कि प्लीज मेरा चेहरा मत देखो। सब उस पर हंस रहे होते हैं। तभी शिरो पूछता है कि तुम सैक के अंदर कैसे बंद हो गई थी। सयाका बताती है कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और इसलिए मैं वहाँ बंद थी। सब बोलते हैं पक्का इसने कुछ गलती करी होगी। सुमिको बोलती है, ऐसा भी नहीं है, असल में ये वहाँ पर चिकन के अंडों को चुराकर उन्हें एक फेयर प्राइस पर बेचने वाली थी। और सब उस पर हंसने लग जाते हैं कि क्या ये ऐसी भी हरकत किया करती थी और आखिर इसने ऐसा चेहरा कब बनाया। सुमिको बताती है कि जब ये 3rd ईयर में थी तब इसने अपना फेस चेंज कर लिया। पहले ये ऐसी दिखती थी और फिर जब ये ऐसी दिखने लगी तो अचानक से सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो गई। शिव बोलता है, तो अच्छा, तो ये पहले बहुत ज्यादा ही गंदी दिखा करती। और ये सुनकर सयाका उसको कुत्तों की तरह कूट देती है। सुमिको बोलती है कि मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और सयाका बोलती है, मैं काफी बदनसीब हूँ। सुमिको बोलती है, काश हम दोनों सेम स्कूल में होते, पर तुम तो अलग स्कूल में चली गई और फिर तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गई और हमारी यूनिवर्सिटी भी अलग हो गई। और वो पीते पीते ही नीचे गिर जाती है। अगले दिन सुमिको उठती है और सयाका उससे बोलती है, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रीयूनियन में नहीं जाना, पर तुम जाओगी, जाओ अपना मुंह देकर आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी और तुम खुश हो जाओगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमिको जा रही होती है और सयाका ने उसका बहुत अच्छा मेकअप किया होता है, जिसके कारण कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये कौन है। जाते हुए सुमिको बोलती है कि क्या मैं वापस आ सकती हूँ। सयाका बोलती है, बिल्कुल नहीं। तो सुमिको बोलती है कि मैं घर जाकर तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। अब उषा उसका सामान उठाकर ले जा रहा होता है, उसका शुक्रिया बोलती है और उसे बता देती है कि सयाका की वीकनेस क्या है। अगले दिन सयाका सो रही होती है, ग्रैंडा उसके रूम में आती है और बताती है कि मैंने कहा था ना कि जो पेट आने वाला है वो गलती से तुम्हारे
हमारे रूम में आ चुका है। बेड को देखते ही सयाका काफी तेज चिल्लाती है और डरकर यहाँ से भाग जाती है और गेंडा बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता, उषा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सयाका को रैबिट से डर लगता है। सयाका उषा के ऊपर ही गिरी होती है और उसको धमकी देती है कि अगर इसके बारे में बेटा तूने किसी को बताया तो तू तो गया। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रित्सु बुक पढ़ रही होती है। उषा उन्हें आवाज दे रहा होता है पर वो सुनती ही नहीं है। वो बोलता है कि क्या बुक इतनी ज्यादा ही अच्छी है। घर जाते हुए बताते हैं कि हाँ वो बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी है। उषा बोलता है यानी कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बात हो जाएगी, मैं उसे पढ़ भी नहीं पाऊंगा। रित्सु पूछती है कि क्या तुम्हारी आज लाइब्रेरी टूटी थी। वो बोलता है हाँ, तभी तो मैं रुका और देखो जब हम पहली बार मिले थे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम साथ में घर जाएंगे। रित्सु यहाँ भी बुक पढ़ते हुए जा रही होती है। रेड लाइट हो जाती है पर वो जा रही होती है। उषा उसे रोक लेता है, बोलता है कि रेड लाइट है, फिर धक्का देकर बोलता है कि ग्रीन लाइट है। वो बोलता है चलो इसी बहाने में उन्हें छू तो पा रहा हूँ। घर आते हुए बोलता है कि चलो हम डिनर से पहले आ गए, लेकिन यहाँ म्यामी बोलती है वो रो क्यों रही है, क्या तुमने कुछ किया है उषा। उषा बोलता है नहीं सेंपाई, क्या आप इसलिए रो रही हो क्योंकि मैंने आपको छुआ। वो बोलती है नहीं, ये बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसका एक इमोशनल सीन मुझे टच कर गया, पर इतनी देर में म्यामी उसे कूट चुकी होती है और बोलती है अच्छा तो ये इसीलिए दुखी थी। तभी गेंडा पूछती है कि आखिर ये किस टाइप की बुक है, जिस पर वो बताती है कि ये हिस्टोरिकल नोवेल है। अगले दिन भी लाइब्रेरी में रित्सु बुक पढ़ रही होती है और उषा उसे देखते हुए सोचता है कि काश मैं भी एक अच्छा रीडर होता तो हम दोनों अच्छे से बात कर पाते। तभी रित्सु के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बुक पढ़ना कुछ ज्यादा ही पसंद है, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रही होती। पीछे से उषा मने बोलता है कि प्लीज बुरा मत मानना, वो बस बुक पढ़ते हुए अगल बगल की चीजों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे चिल्लाते हुए बोलता है मैं आ रहा हूँ तगामी, जिससे सब लोग डर जाते हैं और रित्सु का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है। रित्सु बोलती है मेरा मारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बुक पढ़ना पसंद है, क्या तुम मुझे कुछ रिकमेंड कर सकती हो। रित्सु बोलती है अच्छा तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है। वो थोड़ी खुश हो जाती है। वो बोलती है तो ये बुक मैं वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर पढ़ रही हूँ। दोनों काफी अच्छे से कॉन्वर्सेट कर रहे होते हैं और उषा ये देख रहा होता है और इसके बाद से हर दिन वो रित्सु के पास आती और बताती कि बुक कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मैंने पूरी पढ़ ली, और उसे नई बुक रिकमेंड भी कर देती और ऐसे ही वो लोग हमेशा बातें करते रहते। उषा देखता है और थोड़ा जेलस फील तो करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि रित्सु खुश है और वो बोलता है तो वो एंजॉय कर रही है, चलो मैं इससे ही खुश हूँ। तभी वो लड़की जा रही होती है और रित्सु से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ काम है, अगर नहीं है तो मेरे साथ चल सकती हो। रित्सु उसके लिए मान जाती है और उषा बोलता है कि मेरा ये टाइम भी चला गया। अब रित्सु उस लड़की से बातें करते हुए जा रही होती है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी मम कहाँ रहती है। वो बताती है कि ओवरसी और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो उससे थोड़े बहुत सवाल करती है, जिसके बाद जवाब देने के बाद रित्सु मन में सोचती है उषा तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछता। वो लड़की पूछती है कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ लड़के भी रहते हैं। वो बोलती है हाँ वहाँ लड़के रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें कोई पसंद है। रित्सु हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि नहीं मुझे कोई नहीं पसंद और कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। पीछे से उषा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, हम दोनों का रास्ता सेम ही है घर का, क्योंकि हम साथ ही तो रहते हैं। यहाँ वो लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, लेकिन रित्सु से मना करती है कि ऐसा तो कुछ खास भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर उषा यहाँ से फट से भाग जाता है। यहाँ घर पे मियामी और सयाका आपस में बहस कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उषा पहुंच जाता है जो थोड़ा उदास तो होता है। और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर रित्सु उस लड़की के साथ आती है। वो लड़की देखती है कि मियामी और सयाका ने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे और दोनों कहीं जा रही होती है। वो रित्सु से बोलती है कि ये तुम्हारी दोस्त है, ये तो काफी प्रीटी है। अब वो पूछती है कि क्या यहाँ लड़के नहीं रहते, क्या वो दिख नहीं रहे। वो बोलते हैं रहते हैं पर पता नहीं अभी कहाँ होंगे। हम उषा को देखते हैं जिसने शिरू को बांधकर नीचे साथ पटक रखा होता है और वो बोलता है कि मैं बाहर जाकर सारा अटेंशन ले सकता हूँ, पर लेकिन नहीं जाना मुझे, क्योंकि शायद सेंपाई नहीं चाहती। यहाँ वो लड़की रित्सु से उसका नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है और उषा देखकर सोचता है कि कल की आई हुई लड़की क्या क्या नहीं कर रही और मैं तो अब तक अपना नंबर भी नहीं दे पाया उन्हें। सच में मैं सेंपाई के लिए कुछ भी नहीं हूँ। अगले दिन सब बैठे होते हैं और एक मैसेज आता है जो कि आता है रित्सु के पास और सब हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे मैसेज आया। सब बोलते हैं कि तुम काफी स्लो टाइप करती हो। उसके सेंड करते ही उसे दूसरा मैसेज भी आ जाता है तो वो फिर अब धीरे धीरे दोबारा टाइप करने लग जाती है। उषा उसे ही देख रहा होता है। मैं बोलती है तुम उसे क्यों देख रहे हो। ओह तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है। उषा का फेस लाल हो जाता है, बोलता है कि प्लीज मुझे कोई इससे बचाओ। अब अगले दिन से वो लड़की रित्सु का कुछ ज्यादा ही चेप हो गई थी। वो हमेशा बोलती है कि चलो साथ में रेस्टरूम चलते हैं, वो बोलती है कि चलो साथ घर चलते हैं, क्या मैं तुम्हें सुबह लेने भी आऊँ। और इससे रित्सु काफी परेशान हो चुकी थी। मैं बोलती है अब ये एक्सपीरियंस हो चुकी है। उषा बोलता है इतनी गंदी बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितनी परेशान हो चुकी है, वो अपनी फेवरेट बुक भी नहीं पढ़ पा रही। मैं बोलती है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं। उषा बोलता है कि जब सेंपाई कुछ चाहती नहीं कि मैं करूँ तो मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम कैफे में काफी सारे लोग मिलने वाले हैं जो कि सारे ही बेस्ट रीडर्स हैं, तो क्या तुम आना चाहोगी। रित्सु बोलती है नहीं मैं न्यू लोगों के सामने थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। वो बोलती है कि चलो ना, वो सब लोग काफी अच्छे रीडर्स हैं, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया था तो तुम आ रही हो, तो कल मुझे मिलना लाइब्रेरी के पास। रित्सु तैयार होकर लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है और सारी लड़कियां भी आ जाती हैं। बोलती हैं कि चलो अब चलते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी की तरफ नहीं जा रहे होते। रित्सु बोलती है कि लाइब्रेरी तो उधर है, पर वो बोलते हैं कि लाइब्रेरी से पहले हम कहीं और जाएंगे। यहीं कहीं सयाका भी होती है और वो रित्सु को देख लेती है कुछ लोगों के साथ जिनमें कुछ लड़के भी होते हैं। अब वो वापस घर आती है और सभी को बताती है कि मैंने रित्सु को देखा, कुछ वो लड़कियों के साथ भी थी और कुछ लड़के भी थे उसके साथ में। उसे हैरान हो जाता है कि क्या लड़के भी। यहाँ रित्सु को देखते हैं जो कि एक कैरियोके टाइप जगह पे होती है और काफी शांत बैठी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या है और सब बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक मिक्सर डेट है।
यहाँ ऊषा को अजीब अजीब ख्याल हो रहे होते हैं कि कोई लड़का अगर रित्सु को परेशान करेगा तो उसकी सेंपाई को कोई परेशान करेगा तो मियामी उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और हम रित्सु को देखते हैं जहाँ पर एक डबल बैटरी यानी चश्मे वाला लड़का उससे चेप होने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि जिस ऑथर की तुम ये बुक पढ़ रही हो ना वो मुझे भी पसंद है। ये सुनकर रित्सु को इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो तो है बुक की दीवानी। वो बोलती है क्या सच में? यहाँ बाकी सारे मजे कर रहे होते हैं और अब बोलते हैं कि तुम भी गाना गाओ, लेकिन वो लड़का बोलता है कि मुझे भी रित्सु से बात करनी है। अब वो रित्सु से पूछता है कि तुम्हें और कौन कौन सी बुक्स पसंद है, तो वो काफी सारी बुक्स के नाम बता देती है। अब वो लड़का एक जोक मार देता है जिस पर सबको हंसी आती है सिवाय रित्सु के। अब वही चश्मे वाला लड़का यानी कि डबल बैटरी एक बात बोलता है कि पता है कुछ लोग होते हैं जो बस एक दो बुक क्या पढ़ लें खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगते हैं और हमसे रिकमेंडेशन के लिए और बुक का नाम पूछते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्या वो अपनी बुक खुद नहीं चुन सकते? और ये सुनते ही रित्सु को ऊषा की याद आ जाती है कि वो भी तो ऐसा ही करता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ वो डबल बैटरी ऐसी और भी उल्टी सीधी बातें करता है और बोलता है क्या तुम भी मेरी बात से एग्री हो ना रित्सु? लेकिन रित्सु गुस्से में मना कर देती है और बोलती है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब कोई इंसान पहली बार बुक पढ़ेगा तो कोई इजी बुक से स्टार्ट करेगा ना, और इसमें क्या ही हर्ज है कि अगर वो हमसे और भी बुक्स को रिकमेंडेशन के लिए मांग ले तो हम उन्हें बता सकते हैं। रित्सु को ऐसा देखकर वो लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है, सभी लोग उससे डर जाते हैं। रित्सु माफी मांगती है। वो लड़का बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा नाइस हो। वो लड़का रित्सु के सर पर हाथ रखता है और थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करता है, पर रित्सु बोलती है कि मुझसे दूर हटो, लेकिन वो डबल बैटरी उससे चिपक ही जाता है। बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और रित्सु से दूर कर रही होती है। वो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैंने जितना तुम्हें फोटो में देखा उससे भी ज्यादा सुंदर हो तुम। इस सिचुएशन से रित्सु डर जाती है। तब उसका फोन रिंग करने लगता है। वो उस लड़के को धक्का देती है और फोन लेकर बाहर आ जाती है। वो मैसेज चेक करती है जो कि मियामी के फोन से आया था, लेकिन ऊषा ने किया था। वो पूछता है कि क्या आप ठीक हो? सेंपाई क्या आप ठीक हो? सायाका ने आपको स्टेशन के पास देखा, आप कोई मुसीबत में तो नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, हम आ सकते हैं। हम ऊषा को देखते हैं जो कि यही लिखते हुए बोल रहा होता है मुझे हम की जगह मैं लिखना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मियामी मुझे 5 मिनट यूज करने के लिए 1000 रुपए ले रही है, बिजनेस है भाई। रित्सु लिखती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ऊषा मन में बोलता है उन्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं, और फिर लिखता है गुड लक, हम सब आपका वेट कर रहे हैं और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, हम तुरंत आ जाएंगे। अब यहाँ वही रित्सु की वही दोस्त आ जाती है और बोलती है कि चलो खाना खाते हैं, लेकिन रित्सु बोलती है कि मुझे घर जाना है और वो बस पकड़ कर निकल लेती है और बोलती है कि मुझे पक्का पता है ऊषा मेरा वेट कर रहा होगा, और ऐसा होता भी है। ऊषा इतनी रात को सच में बस स्टेशन पे उसका वेट कर रहा होता है। अब वो बोलता है कि मुझे ग्रैंडमा ने भेजा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो प्यार करता है तो वो खुद ही आया है। रित्सु बताती है कि आज का दिन काफी ज्यादा एक्सॉस्ट था। ऊषा देखता है कि रित्सु का बैग थोड़ा भारी है। वो बताती है कि मैं अपनी सारी फेवरेट बुक ले गई थी और अब मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। उन लोगों ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे, मेरा फोन नंबर भी मांगा। ऊषा बोलता है तो उन्हें भी उस तरह से डांट देना था ना जिस तरह से आपने मुझे डांटा था उस दिन। वो बोलती है कि हाँ उस दिन तुम्हारी गलती थी। ऊषा बोलता है हाँ, और आपने मुझे लेसन सिखाया भी तो उन्हें भी सिखाना था ना। रित्सु बोलती है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? वो कहता है नहीं होती, तुम्हें बोल देना था। अगले दिन रित्सु उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि कुछ लड़के आ रहे हैं, मैं आती ही नहीं। वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलते हुए बोलती है कि अगर मैं बता देती तो तुम आती ही नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो यहाँ पर खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी तो रित्सु से कुछ बोल ही नहीं पाती। वो लड़की रित्सु से दोबारा बोलती है कि चलो बाहर चलते हैं, और वो जो लड़का था वो तुम्हें काफी पसंद करता है, उसने जिस दिन से तुम्हारी फोटो देखी है वो तुम्हें काफी लाइक करने लगा है। रित्सु बोलती है फोटो? तो वो लड़की बताती है कि याद है हमने एक दिन फोटो ली थी तो वो मैंने अपने सारे दोस्तों को सेंड कर दी, और वो लड़का भी मेरा दोस्त है, उसने तुम्हें देखा और वो तुम्हें काफी पसंद करने लगा है। और इससे रित्सु को आ जाता है गुस्सा और वो बोलती है कि तुमने ऐसा करा भी कैसे? मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये दोबारा मत करना, मुझे लड़कों के साथ घूमने में कोई मजा नहीं आता। वो लड़की बोलती है लेकिन मजा आता है और मैं तो बस तुम्हारी मदद ही करना चाहती थी। रित्सु बोलती है नहीं, तुम बस अपनी मदद करना चाहती थी, तुम ही हो वो जो तुम्हें बस एंजॉय करना होता है, मुझे वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आया और ये दोबारा मत करना। पर उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और फिर उससे माफी भी मांगती है। तब वो लड़की मिजुआरा कहती है कि नहीं, तुमने सही कहा, मैंने इसी वजह से अपने दोस्तों से लड़ाई भी कर ली थी, मेरी ही सारी गलती है। तब रित्सु बोलती है कि अगर तुमने गलती करी है तो माफी मांग लो, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद अगले दिन ऊषा और रित्सु साथ जा रहे होते हैं। तब वो उसी लड़की यानी मिजुआरा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और बोलती है कि मतलब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम तो उस लड़की के साथ जाया करती थी ना, जिस पर वो बोलती है कि वो लड़की तो बिल्कुल पागल है, उसे अकेले रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये सुन रित्सु को गुस्सा तो आता है पर वो आगे ही चली जाती है। चलते हुए रास्ते में बोलती है कि मुझे पता ही था यही होगा, पर मुझे उसके साथ बुक पढ़ने में मजा आता था। ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाती है और बोलती है कि क्या मैं अकेले ही मजे कर रही थी? ऊषा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। रित्सु बोलती है कि मैं ऐसे नहीं रो रही, मतलब बहाना मारते बोलती है कि मैं इस बुक की वजह से रो रही हूँ, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुमने सही कहा था, मुझे मेरी फेवरेट बुक्स को बाहर नहीं पढ़ना चाहिए, आज से मैं नहीं पढ़ूंगी। ऊषा बोलता है कि ये सही है, लेकिन आज के लिए आप इस बुक को बाहर पढ़ सकती हो। और यहाँ मोमेंट थोड़ा सैड हो जाता है और दोनों ही साथ घर जाने लग जाते हैं। घर पे मियामी दोबारा बेवड़ी बन जाती है क्योंकि उसे उसके दोस्तों ने मिक्सचर डेट पर नहीं बुलाया और फिर वो देखती है कि ऊषा और रित्सु का मूड बहुत डाउन है।
रित्सु बोलती है कि आज तो मुझे ये लोग कुछ ज्यादा ही गधे लग रहे हैं। मियामी बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा गधे से, तुम मिक्सचर डेट में चली गई और तुमने मजे भी करे। रित्सु गुस्से बोलती है कि मैंने कोई मजे नहीं करे, मेरा हो गया है, और वो जाने लग जाती है। उषा ही बोलता है सच में यहाँ पर गधे ही रहते हैं। इसके बाद रात को उषा उन सभी कैरेक्टर्स के नाम लिख रहा होता है जो भी बुक्स में लिखे होते हैं, क्योंकि उसे याद नहीं रहते तो उन्हें किसी पॉइंट की तरह नोट कर लेता है। उषा यहाँ पर किसी मेड वुड का नाम लिख रहा होता है, तब यहाँ शिरो आता है और वो बोलता है कि आखिर क्या तुम्हें मेड पसंद है? क्या तुम किसी सीन की बात कर रहे हो? कहीं ये वो वाला सीन तो नहीं? ओह मास्टर प्लीज नहीं, या फिर दूसरा सीन जो बेड पर होता है? बताओ बताओ कौन से सीन की बात कर रहे हो? उषा गुस्सा करता है और बोलता है कि ये कोई ठरकी मांगा नहीं है, ये वो है जो मुझे सेंपाई ने दी है पढ़ने के लिए। मैं ये बाहर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उनका मूड अभी खराब है, तो मैं उन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं ये उनकी वजह से पढ़ रहा हूँ, जबकि मैं तो रियली में इसको एंजॉय करने लगा हूँ। मुझे उनके और भी क्लोज जाना है। अगले दिन ग्रैंड माँ होममेड वाइन लाती है। सब वाइन पीते हैं लेकिन उषा और रित्सु जूस पीते हैं क्योंकि अभी भी दोनों नाबालिग हैं। पीते ही मियामी अपने ड्रामे चालू कर देती है और पर तभी कोई बोलता है कि तुम लोग इतने बेकार हो, पर तब भी तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं? मैं तुमसे जेलस फील नहीं करती। और सब देखते हैं कि ये तो रित्सु है जिसने गलती से होममेड वाइन पी ली है और उसे चढ़ गई है, और अब पै जाती है भारी दिक्कत भाई। जैसे उसे चढ़ती है तो वो सब उसे अपनी तरफ कर लेती हैं कि लड़कियां उस तरफ रहेंगी और लड़के एक तरफ। बेचारा उसे सोचता है कि ये मौका तो हाथ से चला गया। अब पीते ही रित्सु से आकर से बोलती है तुम इतनी घटिया इंसान हो, लेकिन तब भी तुम्हारे पास सुमिको जैसी इतनी अच्छी दोस्त है। तुम सच में काफी घटिया इंसान हो। सयाका बोलती है अगर इसने पी नहीं होती तो इसे खत्म ही कर देती। यहाँ ग्रैंड माँ उसके लिए वाटर लाती है और बोलती है कि पानी पीने के बाद जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोलो, हम सब सुन रहे हैं आराम से बेटा। तो रित्सु वही मिक्सर डेट वाली बात सारी बता देती है, जिसके बाद सही बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें उस लड़की को अपने क्लोज आने ही नहीं देना चाहिए था और ना ही उस लड़की को तुम्हारी फोटो कहनी चाहिए थी, ये तो बहुत गलत है। तभी रित्सु चिल्लाकर बोलती है मैं कोई फ्रेंड क्यों नहीं बना पाती, मुझे भी कोई दोस्त चाहिए। वो इतनी क्यूट और प्यारे तरीके से बोल रही होती है कि सबको हंसी आ रही होती है। यहाँ ग्रैंड माँ रित्सु से कहती है कि वो लड़का जो तुम्हें मिक्सर डेट में मिला था वो तुम्हारे ही लेवल का था, तो तुम्हें वो पसंद कैसे नहीं आया? तब रित्सु मन में याद करती है कि वो उषा के बारे में उल्टा बोल रहा था और फिर बोलती है कि बात जो भी हो बस मैं उसे नहीं कर सकती। ये सुनकर उषा खुश हो रहा होता है, थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है, तो सेंपाई उसे देख लेती है और बोलती है तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हें भी लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बनना चाहिए, तुम सबकी मदद करते हो। उस दिन वो सब तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहे थे, फिर भी तुम गधे की तरह वहीं बैठे हुए थे, और वो लड़की तुम्हारी मिडिल क्लास स्कूल वाली, क्या तुम हयासी की बात कर रही हो? हाँ वो लड़की, तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया, और तुम उसके साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो उस पर गुस्सा आना चाहिए। फिर वो उसे शर्मा के देखने लग जाती है। उषा बोलता है कि इस पॉइंट पे, और तभी रित्सु बोलती है नहीं मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ ना वो ये है कि मुझे भूख लग रही है। फिर वो डमकते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे डेजर्ट खाना है, मैं बाहर जा रही हूँ। सभी उसे मना करने लग जाते हैं कि तुमने पी ली है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, और इससे वो काफी क्यूट तरीके से रोने का मुंह बना लेती है और बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाती है, जिसमें वो सच में काफी क्यूट लग रही होती है। वो सभी उसे क्यूट समझता है और बोलता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे रूम में कुछ स्नैक्स रखे होंगे वो लेकर आता हूँ। लेकिन रित्सु उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मत जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, पक्का वहाँ पे बहुत अच्छा क्रीम पफ मिलता होगा। और ये मूवमेंट देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। उषा उसे मना कर रहा होता है, लेकिन सेंपाई बोलती है कि मैं तो जाऊंगी। अब उषा सोचता है कि इनने पहले से ही पी रखी है और ये मेरे रूम में जाना चाहती है, क्या मैं सच में बहुत लगी हूँ? पर तभी यहाँ पर सयाका और मियामी आ जाती है। उषा बोलता है मुझे पता ही था, मेरी खुशी इतने टाइम तक नहीं रहती। अब सभी लोग बॉयज रूम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर जो भी गंदी चीज मिलेगी उसके पॉइंट मिलेंगे। वो एक तरह से गेम खेलने लग जाते हैं, पर उषा सबसे चिल्लाकर कहता है कि शांति से स्नैक्स ढूंढो। अब सीधा अगले दिन हो जाता है, जहाँ पर रित्सु की आँख खुलती है और वो खुद को बॉयज रूम में पाती है और बगल में ही मियामी भी लेटी थी। उसे सब कुछ याद आ जाता है और ये भी कि उषा और शिरो यहाँ पर नहीं है, और तब वो उषा की बुक देखती है और सोचती है कि आखिर ये क्या है। वो असल में उषा की वही नोट डायरी होती है, और वो देखकर रित्सु सच में काफी खुश हो जाती है। उषा गेट के बाहर ही होता है और सोचता है कि वो लोग उड़ गए हैं, अगर वो उड़ गए हैं तो प्लीज वो मेरा बॉक्स चेक ना करें वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब उषा दरवाजा खोल देता है और सेंपाई बाहर भाग जाती है। अब मियामी उस बुक को पढ़ने वाली होती है कि उषा उसे छीन लेता है और सेंपाई के पीछे जाता है, बोलता है कि रुको ये कुछ वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। पर वो देखता है कि उसकी सेंपाई मुस्कुरा रही है और वो भी सोचता है कि आखिर क्या बात हो गई है। सेंपाई अब जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुमने जो भी पॉइंट याद करने के लिए लिखे हैं वो काफी ज्यादा ही फनी है। उषा भी इससे खुश होता है। सेंपाई बोलती है कि तुम ऐसे ही फनी कमेंट लिखते रहना, मैं पढ़ूंगी इसे। उषा बोलता है तो ठीक है, आप भी इसमें कुछ ना कुछ लिखते रहना है। एक तरह से अभी हमारी एक्सचेंज डायरी बन गई है। सेंपाई शर्मा जाती है और यहाँ से जाने लगती है। उषा पीछे से रुकता है और बोलता है क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हो, क्योंकि अगर दोबारा आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं मियामी का फोन दोबारा नहीं ले सकता। वो मेरे से 1000 रुपए लेती है 5 मिनट के। तब रित्सु से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। उषा देख के हैरान होता है, रित्सु शर्मा कर भाग जाती है। बाद में रित्सु उषा के नंबर को देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है।
अब इनके स्कूल में होता है कल्चरल फेस्टिवल और रित्सु की क्लास मिड कैफे खोलने के बारे में सोचती है। यहाँ ये आइडिया उस लड़की मिजुहारा ने दिया होता है क्योंकि उसने भी ये एक बुक में पढ़ा होता है। बुक का नाम आते ही रित्सु सब कुछ सुनने लग जाती है। सब सोचते हैं कि बटलर कपड़े कौन पहनेगा और तभी यहाँ पर नाम आ जाता है रित्सु का कि वही पहनेगी बटलर वाले कपड़े। और अब वो घर पर आती है जहाँ पर सभी पूछते हैं तो क्या तुम बटलर वाले कपड़े पहनने वाली हो, लेकिन सेंपाई बताती है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि बटलर कपड़े पहन के तुम काफी जमोगी और बोलोगी माय लेडी वेलकम। सेंपाई बताती है कि ये आइडिया उस लड़की मिजुहारा ने दिया है। मुझे लगता है कि वो बस मेरे से बात करना चाहती है, पर मुझे लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही है। जिस पर उषा बोलता है कि क्या पता वो सच में आपसे बात करना चाहती हो, ना कि एक्टिंग कर रही हो। वो काफी पॉजिटिव पॉइंट बोलता है, पर तभी यहाँ पर मियामी और सायाका बोलते हैं कि हर किसी के नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो। जिस पर उषा कहता है क्योंकि मुझे भी बुक पढ़ना पसंद है और मुझे मजा आता है आपसे बुक पढ़ते हुए बात करना। तभी ग्रैंडमा कहती है कि चलो सारे कल्चरल फेस्टिवल साथ में चलेंगे और सब इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी लोग उषा का ही वेट कर रहे होते हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वो एक कैफे में काम करता था, क्योंकि ये सब कुछ तगामी ने बताया है। उषा को तगामी पर गुस्सा आता है, पर लड़कियां कहती हैं कि क्या तुम वहाँ से ड्रेस बोरो कर सकते हो, इससे हमें हमारे कैफे को काफी मदद मिल जाएगी। और अब सबका प्लान बन जाता है कि स्कूल के बाद वो सभी उस कैफे में जाकर ड्रेस मांगेंगी और जबरदस्ती उषा को भी ये मानना पड़ता है। पर वो मन में सोचता है कि मैंने सेंपाई से वादा किया था। तभी वो लड़कियां बोलती है कि उसे एक बात बताओ, जो तुम उस सेकंड ईयर वाली लड़की यानी मेरी सेंपाई के साथ घर जाते हो, क्या तुम उन्हें डेट करे हो। उषा खुश होने लग जाता है। यही सुनकर वो काफी खुश हो रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। पर तभी लड़कियां कहती है कि अच्छा तो तुम लोग कपल नहीं हो तो हमारे साथ चल ही सकते हो। यहाँ रित्सु को मिजुहारा द्वारा मिलती है और माफी मांगती है कि मैंने बिना बोले ही वो डिसाइड कर लिया था, पर मुझे लगा कि ये तुम पर अच्छा लगेगा और मुझे अब भी यही लगता है। अगर तुम्हें टाइम मिले तो देखने जरूर आना तैयारियां कैसी चल रही हैं। और वो सेंपाई को एक बुक दे देती है कि अगर तुम लाइब्रेरी जा रही हो तो इसे भी वहाँ रख देना, और चली जाती है। सेंपाई बुक को देखती है और याद करती है कि ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ लिया है और ये काफी इजी है। और अब वो सोचती है कि मैं ये उषा के लिए ले लेती हूँ, उसे पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ वो अपनी क्लास में जाती है और बाहर उषा उसी खिड़की की तरफ देख रहा होता है। सोचता है कि सेंपाई आएगी, वो आती है और सोचता है कि वो उसी की तरफ देख रही है, पर नहीं, वो नहीं देखती और बेचारा निराश होकर सबके साथ जाने लग जाता है। और सेंपाई अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रही होती है। अब वो लोग उसी कैफे में पहुंच जाते हैं और ओनर बोलती है कि तुम कपड़े ले सकते हो, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। उषा बोलता है कंडीशन चाहे जो भी हो, पर मैं यहाँ दोबारा काम नहीं करने वाला। और उसी क्लासमेट बोलती है कि ये फ्री है, इसे रख लो, ये हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ ऐसी बैठी होती है और वो उषा को बोलती है। उषा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब डिनर टाइम पर सभी देखते हैं कि उषा नहीं होता है और ग्रैंडमा बताती है कि उसे लेट हो जाएगा, उसने डिनर पहले ही कर लिया है, वो कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी करवा रहा है। अगली सुबह भी उषा बताता है कि मैं आज भी डिनर नहीं कर पाऊंगा, मुझे कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी है तो मैं वही डिनर कर लूंगा। वे लोग बोलते हैं कि ये तो काफी मजेदार है, तुम अपनी यूथ को जी रहे हो। मैं बोलती है क्या पता उषा कोई लड़की मिल जाए, कोई बूढ़ी या कोई गे टाइप लड़की। उषा बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। स्कूल पहुँचते ही सेंपाई बुक को देख रही होती है, सोचती है कि मैं ये उषा को देना चाहती हूँ। उषा बोलता है तो चलो सेंपाई मैं चलता हूँ। रित्सु से पीछे से रोकना चाहती है पर नहीं कर पाती। तभी एक लड़की आती है और उषा को बोलती है। उषा बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुमने जो मेरी कल मदद करी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर उषा बोलता है कि वो मदद तुमने मेरे से जानबूझ के कराई थी। यहाँ वो लड़की उसे वीडियो गेम गिफ्ट कर देती है, बोलती है कि मेरी मदद के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट करती हूँ और इसके अंदर न्यू गेम डीमन हंटर 3 भी है तो तुम्हें मजा आएगा। उषा काफी खुश हो जाता है और रित्सु यही दूर से देख रही होती है। और अब रात में सब बात कर रहे होते हैं कि उषा सच में काफी लेट आने लगा है, जिसपे शीरो कहता है कि हाँ इस हफ्ते तो ऐसा रहेगा ही। यहाँ मियामी रित्सु से कहती है कि तुम दोनों ने काफी दिनों से बात नहीं करी है, क्या तुम्हें अकेला लग रहा है रित्सु। सेंपाई बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलती है वैसे भी तुम हमेशा उससे बुक के बारे में बात करती हो। रित्सु बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है। मैं बोलती है कि तुम उससे मांगा वीडियो गेम इसके बारे में बात कर सकती हो। ये सुनकर और सोचकर वो थोड़ा उदास होने लग जाती है और मियामी सोचती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। यहाँ ग्रैंडमा एक बात बोलती है कि लोगों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं और जब वो एक चीज से उब जाते हैं तो वो दूसरी चीज के पास चले जाते हैं। यहाँ शीरो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और मुझे भी गेम बहुत पसंद है, खासकर वो डीमन हंटर। गेम्स बुक से तो काफी अच्छी होती है। और मियामी कहती है कि तुम लोग ये सब कर क्या रहे हो, तुम इसे उदास कर रहे हो। स्कूल में उसे सेंपाई के बारे में सोचे जा रहा होता है और ये सोचता है कि मैंने काफी टाइम से उनसे बात नहीं करी है। यहाँ तगामी कहता है कि तुम उनके पीछे ही पागल क्यों हो, यहाँ इतनी लड़कियां हैं, तुम इनके साथ डेट भी कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। पर उषा कहता है कि मैं अपनी सेंपाई के साथ खुश हूँ, मुझे उनकी दी हुई हर बुक पढ़ना पसंद है, मुझे उनके काफी क्लोज जाना है। उषा खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है हमारे बीच में डिस्टेंस दोबारा हो गया। और अब फाइनली आ जाता है कल्चरल फेस्टिवल का टाइम, जहाँ पर उषा ताकायुकी बना रहा होता है। यहाँ शीरो अपने मुंह पर पेपर बैग डाल कर आया होता है और यहाँ पर सारे लोग पहुंच जाते हैं। मियामी बोलती है कि मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी तो मैंने पहना दिया इसे पेपर बैग। अब वो सबको ताकायुकी खाने के लिए देता है। यहाँ पर मियामी अपनी खूबसूरती का जाल बिछाने लग जाती है और सारे लड़के उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। सायका भी अपने मजे लेने के लिए जाल बिछाना चालू कर देती है और लड़कियां और उषा को उन दोनों पर ही गुस्सा आ रहा होता है। और अब ग्रैंडमा को दोनों पर ही गुस्सा आ जाता है। अब ग्रैंडमा सबको लेकर रित्सु के कैफे में चली जाती है। उषा सोचता है कि काश मैं भी जा पाता, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता। तभी यहाँ पर उसके मिडिल स्कूल के दोस्त आ जाते हैं, दोस्त नहीं क्लासमेट, जो कि काफी बेकार है। वो उषा से बोलते हैं कि तुम तो वही बेकार उषा हो ना। यहाँ वो उषा से बोलते हैं कि क्या तुमने उस हयासी को देखा, उसकी कितनी गंदी शक्ल थी,
उसने मेकअप किया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसकी दोबारा बेइज्जती करना चाहता हूँ। उषा दोनों से बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तो वो दोनों चले जाते हैं। उषा सोचता है कि अच्छा है जब तक यहाँ हयाशी नहीं है, और तभी पीछे से हयाशी आ जाती है ओनर के साथ, कैफे ओनर के साथ। इधर हम रित्सु को देखते हैं जहाँ पर मिजुहारा उसके जबरदस्ती कपड़े चेंज कर उसे पटले कपड़े बना देती है, और इसमें रित्सु कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। सभी लोग सेंपाई को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। सब उसे कैफे का बोर्ड पकड़ा देते हैं और खड़ा कर देते हैं। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रित्सु को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ शिरो बीच में खड़ा होता है और रित्सु गुस्सा आता है और खींच के उसके बोर्ड ही पेल देती है और उसे पकड़ती है और लेकर भाग जाती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। अब वो ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा बताती है कि हम सयाका और मियामी से बिछड़ चुके हैं, तो चलो वापस से उषा के पास चलते हैं। यहाँ उषा हयाशी से बात कर रहा होता है, उसे समझाता है कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। रित्सु ये खिड़की से देख लेती है। हयाशी बोलती है कि चलो कहीं और चलते हैं। ये देखकर रित्सु को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं वापस जा रही हूँ। सब बोलते हैं कि चलो उषा के पास चलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना। उषा हयाशी से बोलता है साथ में, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे बस सेंपाई को देखना है। हयाशी बोलती है कि मुझे भी लेकर चलो। उषा बोलता है नहीं। तब यहाँ पर ऑनर आ जाती है और उषा यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर शिरो भी आ जाता है और हयाशी को चिढ़ाता है। हयाशी उससे भागने लग जाती है और उसके पीछे ही उसके वही मिडिल स्कूल वाले पुराने क्लासमेट हो जाते हैं जो कि उसे चिढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने उसे देख लिया है। सेंपाई एक बिल्डिंग के कोने में खड़ी होती है और सोचती है कि ये कपड़े सभी इसको कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पास में ही वो दोनों लड़के हयाशी को परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम उषा को परेशान करना बंद कर दो। माना कि वो अच्छा है लेकिन वो लूजर भी है और काफी कमजोर है। लेकिन हयाशी बोलती है कि नहीं, वो काइंड है, बल्कि तुम लोग बेकार हो। उन दोनों को हयाशी पे गुस्सा आता है। वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाल और खींचने लग जाते हैं। तभी ऊपर से सेंपाई आती है और खींचकर एक लड़के के बोर्ड मार देती है। वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और सेंपाई भागते हुए कहीं जाकर छुप जाती है। वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। सेंपाई डर के मारे कमरे में होती है और अपनी मदद के लिए किसी को मैसेज कर देती है। फिर हम किसी को देखते हैं जो कि सबको हटाते हुए भागते हुए सेंपाई की तरफ भागता है। यहाँ रित्सु रो रही होती है और वो बंदा गेट खोलकर आता है जो कि उषा होता है। सेंपाई उसको देख के हैरान हो जाती है। उषा बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, ये कपड़ा मुझे ऑनर ने बनाया है। रित्सु उसको देखकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम कुछ ही पहन लेते हो। उषा बोलता है कि तुम भी तो कुछ ही पहन लेती हो सेंपाई। वो बोलता है कि देखो, आपने मुझे मैसेज किया और मैं आ गया, मुझे माफ करना कि मैं काफी टाइम से बात नहीं कर पा रहा कल्चरल फेस्टिवल की वजह से। यह सेंपाई उससे डेमन हंटर गेम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो गेम वो मुझे किसी ने दिया है पर मैंने अभी तक उसे खेला नहीं। मुझे वो गेम पसंद है लेकिन मुझे बुक पढ़ना भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर बुक्स नहीं होती तो मैं आपसे मिलता कैसे। वो दोनों ऐसे ही काफी बातें करते हैं। उषा बोलता है कि शायद हमें चलना चाहिए, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, पर सेंपाई बोलती है कि तुम बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुननी है। उषा काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। फेस्टिवल खत्म होता है और वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं। उषा बोलता है कि चलो सब कुछ पहले की तरह हो गया। वो उषा को बताते हैं कि जैसा तुमने मिजुहार के बारे में कहा था वो वैसे ही है। तुम्हारा शुक्रिया उषा। और वैसे वो गेम कैसा है, जिस पर वो पूछता है कि क्या आपको गेम भी पसंद है। वो कहती है हाँ फॉर सम रीजन, और मन में कहती है मैं उषा के करीब जाने लगी हूँ। जिसके बाद वो लोग साथ में घर जाने लग जाते हैं और यही इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है।